हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय फिजिक्स फंगी 11th एंड 12th चैनल। मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पे सिर्फ आपको पढ़ाया नहीं जाता है बल्कि सिखाया भी जाता है। और आज की वीडियो में हम लोग क्लास 12th फिजिक्स की कंप्लीट फॉर्मूले करने वाले हैं, वो भी चैप्टर वाइज। तो यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, स्पेशली उनके लिए जो बोर्ड एग्जाम्स देने वाले हैं या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीयूटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या कोई भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं जहां पे फिजिक्स का यूज होता हो। ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि फर्स्ट चैप्टर आपके क्लास 12 फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वो है इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड। तो फर्स्ट फॉर्मूला है आपका चार्ज का। तो चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? प्लस माइनस एन ई, जहां क्यू होता है टोटल चार्ज एंड एन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड ई होता है चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन पे कितनी चार्ज होती है। और प्लस माइनस क्या होता है? प्लस माइनस होता है अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी तो आपकी माइनस माइनस साइन होगी, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगी तो प्लस साइन होगी। नेक्स्ट है आपका कुलम्स लॉ। कुलम्स लॉ, तो कुलम्स लॉ के अकॉर्डिंग आप जानते हो किसी दो चार्ज को किसी डिस्टेंस से सेपरेट करते हुए रखते हैं तो दोनों चार्ज के बीच फोर्स लगती है, और फोर्स का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R का स्क्वायर। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कॉमन फॉर्मूला होता है F/Q। ठीक है, एक जनरल फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज F/Q, या F बराबर E इंटू क्यू भी हम उसको लिख सकते हैं। लेकिन E बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला कब होता है? ये फॉर्मूला होता है किसी पॉइंट चार्ज के कारण किसी r डिस्टेंस पर जब आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए बोला जाए, तब हम लोग E का फॉर्मूला यूज करेंगे 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला आया कहां से? ये फॉर्मूला आपका इसी फॉर्मूला से आया, E बराबर F/Q से आया। ठीक है, ये जनरल फॉर्मूला हो गया आपका। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? P बराबर Q इंटू 2L। Q होता है चार्ज, डायपोल का चार्ज, L होता है दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। तो किसी इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण उसके एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? उसका फॉर्मूला होता है 2kp/rq। 2kp/rq, जहां p क्या होता है? p होता है इलेक्ट्रिक डायपोल, r होता है उस डायपोल के सेंटर से और जिस पॉइंट पे आप निकाल रहे हो वहां से वहां तक का डिस्टेंस। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पोजीशन। जिस डायपोल के परपेंडिकुलर, डायपोल के जो परपेंडिकुलर पॉइंट होती है उसको हम लोग बोल देते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन, उसके मिड पॉइंट से। तो वहां पे फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का kp/rq, kp/rq होता है। नेक्स्ट है आपका टॉर्क ऑन डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में जब किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को हम लोग रखते हैं तब वहां पे टॉर्क कितना लगता है? तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, इसी को हम लोग लिख सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट है तो P sin थीटा, जहां थीटा क्या होता है? थीटा होता है P और E के बीच का एंगल, मींस इलेक्ट्रिक डायपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल होता है। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है E वेक्टर डॉट A वेक्टर, और डॉट प्रोडक्ट है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं EA cos थीटा। वह थीटा क्या होता है? थीटा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल होता है। नेक्स्ट है आपका गॉस लॉ। तो गॉस लॉ के अकॉर्डिंग फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस E वेक्टर डॉट DA इक्वल टू Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट है आपका इनफाइनाइट प्लेन शीट। किसी इनफाइनाइट प्लेन शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? वो होती है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। चाहे किसी भी डिस्टेंस पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हो किसी इनफाइनाइट शीट की वजह से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट है आपका थीन स्फेरिकल सेल। किसी थीन स्फेरिकल सेल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? तो यहाँ पे आपका टोटल 3 केस बनेगा। एक बनेगा इनसाइड, सेल के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? तो हम लोग जानते हैं सेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? जीरो, क्योंकि सेल आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है और इक्विपोटेंशियल सरफेस होने की वजह से अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। फिर इसके बाद है ई आउटसाइड, सेल के बाहर की ओर, सेल के बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? वो होती है kq/r स्क्वायर। उसके बाद है और सेल के सरफेस पे, तो सेल के सरफेस पे क्या होती है? वो भी होती है kq/r स्क्वायर, जहां r हो जाएगा उस सेल का रेडियस, उस स्फेरिकल सेल का रेडियस। नेक्स्ट है आपका सॉलिड स्फीयर। तो सॉलिड स्फीयर में भी यहाँ पे आपका टोटल 3 केस होगा, इनसाइड, आउटसाइड और सरफेस पे। तो किसी सॉलिड स्फीयर के इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है kq/r/q। r होता है, स्मॉल r होता है उस सॉलिड स्फीयर के सेंटर से जिस पॉइंट पे आप निकाल रहे हो वहां से वहां तक का डिस्टेंस, और कैपिटल R हो जाएगा उस सॉलिड स्फीयर का रेडियस, त्रिज्या। नेक्स्ट है आपका ई आउटसाइड। किसी सॉलिड स्फीयर के आउटसाइड, बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? तो बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी kq/r स्क्वायर। उसके बाद है इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस। उस सॉलिड स्फीयर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? तो सरफेस पे हो जाएगी kq/R का स्क्वायर, वेयर r इज द रेडियस ऑफ दैट सॉलिड स्फीयर, उस सॉलिड स्फीयर की रेडियस। नेक्स्ट है आपका दूसरा चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। अब ये दूसरा चैप्टर का फॉर्मूला है। दूसरा चैप्टर का पहला फॉर्मूला क्या है आपका? पोटेंशियल डिफरेंस का। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं W/Q, वर्क बाय चार्ज, या kq/r हो जाता है।
नेक्स्ट है आपका पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला वीवी माइनस वीए बराबर डब्ल्यू ए बाई ए बी बाई क्यू। अब इस फॉर्मूला का यूज हम लोग कहां पे करते हैं? इस फॉर्मूला का यूज हम लोग करते हैं जब किसी पॉइंट चार्ज को, जब किसी चार्ज को किसी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक कैरी किया जाता है, तो कैरी करने में जो वर्क होती है वह वर्क बाय जिस चार्ज को हम लोग कैरी कर रहे हैं वह चार्ज का रेशियो क्या हो जाएगा, उस दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। तो वीवी माइनस वीए बराबर हो जाएगा डब्ल्यू ए बाय क्यू हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका वर्क डन ऑन चार्ज। अब उस चार्ज पे वर्क डन कितना होगा, तो यहां से फॉर्मूला हो जाएगा Q इंटू डेल्टा V। मतलब ये फॉर्मूला जो है इसी फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पे ले आए, W बराबर Q इंटू डेल्टा V। अब नेक्स्ट है आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होती है? तो पोटेंशियल ग्रेडियंट होती है पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। तो यहां से हाँ, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट होती है पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, और पोटेंशियल ग्रेडियंट पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ क्या कहलाती है? इलेक्ट्रिक फील्ड। मींस यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ जाएगा पोटेंशियल के फॉर्म में माइनस डीवी बाय डी आर, माइनस डीवी बाय डी आर। नेक्स्ट है आपका यहीं से अगर हम लोग अब E बराबर माइनस डी बाई डी आर होता है तो हम लोग लिख सकते हैं V बराबर माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ई डी आर, माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ई डी आर। मीन्स ये इस फॉर्मूला का यूज हम लोग तब करेंगे जब आपका ई आर के फॉर्म में आपका दे रखा हो, मीन्स ई जो है पोजीशन के साथ वेरी कर रहा है और आपसे पोटेंशियल निकालना बोले तो ये इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। और इस फॉर्मूला का यूज हम लोग तब कर सकते हैं ई बराबर माइनस डी बाई डी आर का, जब आपका पोटेंशियल क्या है पोजीशन के साथ वेरी कर रहा है और आपसे ई पूछा जाए किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे, तब हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 बाय R, जहां R होता है दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस, मतलब मींस जिस दो चार्ज के बीच आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर रहे हो उस दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा R। नेक्स्ट है आपका पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल। किसी डायपोल के कारण पोटेंशियल क्या होगा? जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल होता है, ठीक उसी प्रकार से पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल होता है। तो ठीक वहां से यहाँ पे किसी डायपोल के कारण उसके एक्सियल पॉइंट पे पोटेंशियल, तो एक्सियल पॉइंट पे पोटेंशियल होता है KQ बाय R स्क्वायर। वही अगर इक्वेटोरियल पे देखें तो इक्वेटोरियल पे क्या हो जाएगा? पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जनरल पॉइंट, किसी जनरल पॉइंट पे मतलब किसी एंगल पे आपको फाइंड करना हो, 30 डिग्री 60 डिग्री 45 डिग्री ऐसे निकालना हो, तब उसके लिए फॉर्मूला होता है KP cos थीटा बाय R स्क्वायर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, एट जनरल पॉइंट, किसी जनरल पॉइंट पे वो फॉर्मूला होता है KP cos थीटा बाय R स्क्वायर, जहां थीटा होता है उस डायपोल के साथ, उस डायपोल का जो एक्सियल पॉइंट एक्सियल लाइन होती है उसके साथ कितना एंगल बन रहा है वो एंगल होता है। नेक्स्ट है आपका पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल। अब डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? तो डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर, मींस माइनस पी कॉस थीटा। अब ये पोटेंशियल एनर्जी तब होगी जब किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आप प्लेस करते रखते हैं, तब फॉर्मूला होगा माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर इक्वल टू माइनस पी कॉस थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन पी एंड ई वेक्टर। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका वर्क डन इन रोटेटिंग डायपोल। किसी रोटेटिंग वर्क डन इन रोटेटिंग डायपोल, मतलब किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी डायपोल को रोटेट करते हैं θ1 से θ2 एंगल के लिए, तब वर्क डन हो जाएगा P इंटू कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या होती है? तो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस में क्या होती है? Q जो होती है उस पोटेंशियल के डायरेक्टली होती है, सो यहाँ से Q का फॉर्मूला आ जाएगा C इंटू V। Q बराबर हो जाएगा C इंटू V, जहां C हो जाएगा कैपेसिटेंस ऑफ दैट कैपेसिटर एंड V हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए कैपेसिटर के दो प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, और R हो जाएगा उस स्फेरिकल कैपेसिटर का रेडियस, त्रिज्या। नेक्स्ट है आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला होता है C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बाय D, जहां A क्या हो जाएगा? A हो जाएगा एरिया ऑफ दैट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है, एंड D हो जाएगा उस दो प्लेट के बीच का डिस्टेंस, दो प्लेट के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक। अब अगर कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक प्लेस किया जाए, मतलब डाइलेक्ट्रिक के साथ कैपेसिटर हो, तब कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होगा? तब होगा एप्सिलॉन नॉट A बाय D माइनस T प्लस T बाय K हो जाएगा, जहां K क्या हो जाएगा? K हो जाएगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दैट डाइलेक्ट्रिक, उस डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। नेक्स्ट कंसेंट्रिक स्फेरिकल कैपेसिटर। अब जब कंसेंट्रिक स्फेरिकल हो, कंसेंट्रिक स्फेरिकल कैपेसिटर का मतलब एक कैपेसिटर है, उसके बाद फिर एक और स्फेरिकल कैपेसिटर है, इसको बोल देते हैं हम लोग कंसेंट्रिक स्फेरिकल कैपेसिटर। इसकी फॉर्मूला होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 बाय R2 माइनस 1 होती है। नेक्स्ट है आपका सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। सिलिंड्रिकल कैपेसिटर होता है जब सिलेंडर के फॉर्म में हो, उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L बाय log R2 बाय R1। नेक्स्ट अभी और बचा है कुछ। नेक्स्ट है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। जब एक से अधिक कैपेसिटर को हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन में रखते हैं, तब वहां पे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? तो यहां से हो जाएगा 1 बाय C इक्विवेलेंट बराबर 1 बाय C1 प्लस 1 बाय
C2। नेक्स्ट है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। किसी कैपेसिटर, एक से अधिक कैपेसिटर को जब आप लोग पैरेलल में कंबाइन करते हो तब हो जाएगा P बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 इस प्रकार से n तक। नेक्स्ट है आपका एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। किसी कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर कितनी होगी, उसका फॉर्मूला होता है U बराबर हाफ CV स्क्वायर या Q स्क्वायर बाय 2C या QV बाय 2। ये तीन फॉर्मूला होगा, ये तीनों फॉर्मूला आपका यहीं से डिराइव होगा, हाफ CV स्क्वायर से डिराइव होगा। नेक्स्ट है आपका एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी होती है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी है। तो यहाँ पे हो जाएगा एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हो जाएगा हाफ एप्सिलॉन ई का स्क्वायर, ये भी इंपॉर्टेंट है, हाफ एप्सिलॉन ई का स्क्वायर। तो यहाँ से आपका कंप्लीट हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस वाला चैप्टर। अब नेक्स्ट चैप्टर कौन सा होगा, नेक्स्ट चैप्टर होगा आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो नेक्स्ट चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें क्या है, इसमें आपका पहला फॉर्मूला है करंट इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या होता है, आई बराबर क्यू बाई टी, और क्यू का फॉर्मूला होता है एन ई, तो हम लोग लिख सकते हैं एन ई बाई टी, एन ई बाय टी हम लोग लिख सकते हैं। तो आई बराबर क्यू बाई टी एन ई बाय टी, जहां एन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ई होता है चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन्स एंड टी होता है टाइम। ठीक है, नेक्स्ट होता है आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड ओम्स लॉ। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की फॉर्मूला क्या होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है माइनस ई टाउ बाय एम या आई बाय एन ई करंट के फॉर्म में, या आई बराबर हम लिख सकते हैं एन ई ए वी डी लिख सकते हैं। एंड उसके बाद रेसिस्टेंस का फॉर्मूला रेसिस्टिविटी के फॉर्म में हो जाएगा रो एल बाय ए या एम बाय एन ई स्क्वायर टाउ ए होता है, ये भी फॉर्मूला होता है। उसके बाद रो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रो का फॉर्मूला हो जाएगा एम बाय एन ई स्क्वायर टाउ, एम बाय एन ई स्क्वायर टाउ, जहां टाउ क्या होता है रिलैक्सेशन टाइम। नेक्स्ट है आपका करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, करंट डेंसिटी को हम लोग जे से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका फॉर्मूला हो जाएगा आई बाय ए, आई बाय ए, जहां आई हो जाएगा करंट, ए हो जाएगा एरिया क्रॉस सेक्शन। या इसी को हम लोग लिख सकते हैं ऐसे एन ई वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फॉर्म में, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा इनटू ए, जहां सिग्मा हो जाएगा कंडक्टिविटी और ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट सिग्मा का फॉर्मूला लिख सकते हैं सिग्मा बराबर 1 बाय रो, जहां रो रेसिस्टिविटी हो जाएगा और सिग्मा कंडक्टिविटी हो जाएगा। या के बराबर 1 बाय आर हम लोग लिख सकते हैं, जहां के का फॉर्मूला क्या, सॉरी के क्या होता है, के होता है तुम्हारा कंडक्टेंस, के क्या होता है कंडक्टेंस, तो के का फॉर्मूला 1 बाय आर हो जाता है रेजिस्टेंस के फॉर्म में। नेक्स्ट है आपका मोबिलिटी। नेक्स्ट क्या है, मोबिलिटी। मोबिलिटी को हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय ई, वीडी बाय ई, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं ई टाउ बाय एम, ई टाउ बाय एम लिख सकते हैं, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जगह अगर फॉर्मूला आप लिखते हो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का माइनस ई टाउ बाय एम, तो ई कट जाएगा तो हो जाएगा ई टाउ बाय एम। नेक्स्ट है आपका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन आर। अब रेसिस्टेंस पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या होगा, तो उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला होगा आर एफ बराबर आर आई इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, जहां डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस होता है, अल्फा होता है कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट होता है रो एफ बराबर रो आई इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, अब टेम्परेचर का इफेक्ट किस पे, रेसिस्टिविटी पे क्या होगी, तो उसके लिए फॉर्मूला होगा रो एफ बराबर रो आई इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, जहां रो एफ हो जाएगा फाइनल रेसिस्टिविटी, रो आई हो जाएगा इनिशियल रेसिस्टिविटी, और अल्फा डेल्टा टी तो आप जानते ही हो। नेक्स्ट है आपका हीट जनरेटेड एंड पावर। ठीक है, अब किसी वायर के द्वारा जब करंट का फ्लोइंग होता है तो उसमें हीट कितनी जनरेट होगी, पावर कितनी होगी, तो हीट का फॉर्मूला होता है वी आई टी, जहां वी होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, आई करंट होता है, टी टाइम होता है। सो यहां से हम लोग लिख सकते हैं आई स्क्वायर आर टी या वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी लिख सकते हैं। पावर, पावर क्या होता है, पावर होता है एनर्जी बाय टाइम, हीट बाय टाइम, तो इसलिए एच बाय टी या वी आई या आई स्क्वायर आर या वी स्क्वायर बाय आर, ये तुम्हारा पावर का फॉर्मूला है। नेक्स्ट है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स। ठीक है, मींस रेसिस्टेंस, जब एक से अधिक रेसिस्टेंस को हम लोग कंबाइन करते हैं। अब कंबाइन हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं, एक सीरीज कॉम्बिनेशन, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन, या एक मिक्स्ड कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर होती है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 इस प्रकार से n तक, और अगर पैरेलल में हो तो 1 बाय R इक्विवेलेंट बराबर 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 से लेके n तक, ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपका सेल। सेल, तो सेल में फॉर्मूला क्या होता है, तो सेल में फॉर्मूला होता है V बराबर E माइनस आई आर, ये तब यूज करते हैं जब सेल आपका डिस्चार्ज हो। सेल क्या हो, डिस्चार्ज हो, मतलब मींस उससे करंट ड्रॉ हो रहा हो, निकल रहा हो। ठीक है, तो E माइनस आई आर करेंगे, जहां V हो जाएगा उस दो प्लेट के बीच का टर्मिनल वोल्टेज, E हो जाएगा उस बैटरी का, उस सेल का EMF हो जाएगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और I हो जाएगा उससे कितना करंट फ्लो कर रहा है, और R हो जाएगा उस सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस हो जाएगा। सेम वही फॉर्मूला यहां से आ जाएगा, V इक्वल टू E प्लस आई आर, कब होगा, जब चार्जिंग होगा। तो देखो, जब कोई सेल चार्ज हो रहा हो तो V बराबर E प्लस आई आर प्लस कर देंगे, और जब डिस्चार्ज हो रहा है तो E माइनस आई आर कर देंगे। नेक्स्ट V इक्वल टू E, V इक्वल टू E कब होगा, V इक्वल टू E तब होगा जब सेल के द्वारा किसी प्रकार का करंट का फ्लोइंग नहीं हो रहा। सोचो ना, यहाँ पे अगर करंट जीरो कर देंगे, करंट फ्लो नहीं होगा, तो V के बराबर हो जाएगा, तो V के क्या हो जाएगा बराबर E इक्वल टू आई आर, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा शॉर्ट सर्किट के लिए, जब आपका शॉर्ट सर्किट होगी तो E बराबर हो जाएगा आई आर। नेक्स्ट है V इक्वल टू E, V इक्वल टू E कब होगा, जब I इक्वल टू जीरो, ये तो ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, क्लियर है। नेक्स्ट है आपका किरचॉफ्स लॉ। तो किरचॉफ्स का क्या है, यहाँ पे टोटल दो लॉ है। पहला है आपका KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ। करंट लॉ में क्या है आपका,
करंट लॉ में नेट करंट जो होती है वह क्या होती है, जीरो होती है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि किसी जंक्शन पे टोटल आने वाली करंट और टोटल जाने वाली करंट का जो सम होगा वो क्या होगा, जीरो के बराबर होगा। ये तुम्हारा किरचॉफ्स करंट लॉ, ठीक है, जिसको हम लोग फर्स्ट लॉ भी बोल देते हैं किरचॉफ्स का। एंड दूसरा है सेकंड लॉ केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, जिसको एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। ये होता है, इसमें क्या होता है, इसमें होता है किसी कंप्लीट सर्किट का टोटल पोटेंशियल डिफरेंस का जो सम होगा क्या होगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। ये तुम्हारा हो गया किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, मींस सेकंड लॉ। नेक्स्ट है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। अब सेल का सीरीज कॉम्बिनेशन हम लोग देखेंगे। सबसे पहले तो करंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, करंट का फॉर्मूला हो जाएगा NE/R प्लस NR। करंट का फॉर्मूला ईएमएफ के फॉर्म में, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के फॉर्म में NE/R प्लस NR हो जाएगा। N हो जाएगा नंबर ऑफ सेल, E हो जाएगा सेल की इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, R हो जाएगा कैपिटल रेसिस्टेंस हो जाएगा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, स्मॉल r हो जाएगा इंटरनल रेजिस्टेंस, N हो जाएगा नंबर ऑफ रेसिस्टेंस मींस इंटरनल रेजिस्टेंस। अब नेक्स्ट आर एक्सटर्नल, जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होगी इंटरनल रेजिस्टेंस की क्या होगी, ग्रेटर होगी, क्या होगी, ग्रेटर, तब तुम्हारा ये फॉर्मूला होगा। नेक्स्ट इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट अगर एक से अधिक सेल आपके सीरीज में है तो इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा E1 प्लस माइनस E2 प्लस माइनस E3, इस प्रकार से n तक। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा इंटरनल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 से लेके n तक। चलो नेक्स्ट है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। अब सेल की जब पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे तब क्या होगा, तब करंट का फॉर्मूला हो जाएगा NE/R प्लस NR, और उस समय जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वह क्या होगा, एक्सटर्नल से ज्यादा होगा। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, एक्सटर्नल से ज्यादा होगा। कब, जब पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल होगा तब। नेक्स्ट, अब जब एक से अधिक सेल आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल में कंबाइंड है, तब इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालने का फॉर्मूला होगा E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस लेके कहां तक, E3 EN/Rn तक, बाय नीचे 1/R1 प्लस 1/R2 से लेके 1/Rn तक, इस प्रकार से। और 1/R इक्विवेलेंट, अगर R इक्विवेलेंट निकालना है तो उसके लिए 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 से लेके 1/Rn तक, ये फॉर्मूला होगा। नेक्स्ट है आपका इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस अगर देखा जाए तो इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा E/V-1 into R, E/V-1 into R, ये इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट है आपका व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज में क्या होता है, व्हीट स्टोन ब्रिज में जब आप गैल्वेनोमीटर के द्वारा करंट का फ्लोइंग जीरो होता है तो उस समय क्या होता है, R1/R2 इक्वल टू R3/R4। व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है, व्हीट स्टोन ब्रिज तभी तो वैलिड है जब आपका करंट गैल्वेनोमीटर के द्वारा जीरो हो जाए, तब R1/R2 बराबर R3/R4 हो जाए। अगर ऐसा कंडीशन बन रहा है तो वो व्हीट स्टोन ब्रिज होगा। नेक्स्ट आपका मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज क्या है, मीटर ब्रिज के लिए फॉर्मूला R1/R2 बराबर 100 माइनस L/L, R1/R2 बराबर 100 माइनस L/L। ये भी तो मीटर ब्रिज भी तो व्हीट स्टोन ब्रिज पे ही बेस्ड है। नेक्स्ट है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर तुम्हारा पोटेंशियल मेजर करने वाला डिवाइस है, एक्यूरेट पोटेंशियल को मेजर करता है। इसके लिए फॉर्मूला E1/E2 इक्वल टू L1/L2। यहाँ पे क्या होता है, पोटेंशियोमीटर में जो ईएमएफ होती है वह लेंथ के क्या होती है, डायरेक्टली होती है। सो हम लोग लिख सकते हैं E1/E2 बराबर L1/L2। R बराबर हम लोग लिख सकते हैं L1/L2 माइनस 1 into R, या K बराबर हम लोग लिख सकते हैं V/L। तो यहाँ से आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाला चैप्टर हो गया, चैप्टर नंबर 4। इसका फर्स्ट आपका फॉर्मूला है बायोट-सवार्ट्स लॉ का। तो बायोट-सवार्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग जानते हैं स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला dB बराबर क्या होता है, μ0/4 पाई आइडियल sin θ/r²। क्लियर है। नेक्स्ट आपका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट वायर। किसी फाइनाइट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, उसके कारण फॉर्मूला होता है μ0/4 पाई इंटू I/R इंटू sin φ1 प्लस sin φ2, sin φ1 प्लस sin φ2। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ। किसी इनफाइनाइट लेंथ वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, वो होगी μ0I/2 पाई r, μ0I/2 पाई r। देखो ये जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला तुम इस फॉर्मूला से ड्राइव कर सकते हो। इस फॉर्मूला जब एंगल यहाँ पे रखोगे तो एंगल रखोगे तो ये वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि इनफाइनाइट में तुम जानते हो एंगल 0 हो जाएगा, सॉरी 90 हो जाएगा, तो 90 sin 90 तो 1 प्लस 2 और 2 हो जाएगा तो 2 से डिवाइड करेंगे μ0I/2 पाई r हो जाएगा। नेक्स्ट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लूप, मींस किसी सर्कुलर लूप के कारण, उसके कारण फॉर्मूला होता है μ0NI/2a, μ0NI/2a, जहां n होता है नंबर ऑफ लूप, कितने लूप हैं, ठीक है, नंबर ऑफ लूप होती है। नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सिस ऑफ लूप। अब किसी लूप के एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, किसी मतलब ये तुम्हारा ऐसे, ये तुम्हारा एक्स लूप है, इस लूप के एक्सिस पे यहाँ पे कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, तो उसका फॉर्मूला होगा μ0/2 इंटू NI a का स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पे पावर 3/2, जहां n हो जाएगा नंबर ऑफ लूप, x हो जाएगा तुम्हारा, a हो जाएगा तुम्हारा उस लूप का रेडियस, x हो जाएगा उस लूप के सेंटर से उसके एक्सिस तक का डिस्टेंस, मतलब जहां पे आप निकाल रहे हो, जिस पॉइंट पे आप निकाल रहे हो एक्सिस पे, वो हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका एम्पियर्स सर्कुटल लॉ। एम्पियर सर्कुटल लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस बी वेक्टर डॉट डीएल इक्वल μ0I इनसाइड होता है, μ0I इनसाइड होता है, मतलब उसके अंदर का टोटल करंट। नेक्स्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड। किसी सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, तो सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है μ0NI होता है।
वेयर एन इक्वल टू एन बाई एल, वेयर एन इक्वल टू एन बाई एल मीन्स तुम्हारा एन होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। एन क्या होता है, स्मॉल एन होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, मीन्स कैपिटल एन होता है नंबर ऑफ टर्न्स, एल हो जाएगा लेंथ। तो यूनिट लेंथ में कितनी नंबर ऑफ टर्न्स है वही तुम्हारा स्मॉल एन हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। नेक्स्ट आपका मैग्नेटिक फील्ड एट इंड्स ऑफ सोलेनोइड। अब सोलेनोइड को इंड्स पे, उसके लास्ट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, इंड पॉइंट पे, इंड पॉइंट पे वो हो जाएगा म्यू नॉट एन आई बाई टू, म्यू नॉट एन आई बाई टू हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका फोर्स ऑन मूविंग चार्ज। किसी मूविंग चार्ज पे आपकी फोर्स क्या होगी, जब कोई चार्ज किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रही हो किसी वेलोसिटी से, तब उस पर फोर्स क्या होगा, तो उससे फोर्स हो जाएगा क्यू इंटू वी क्रॉस बी, क्यू इंटू वी क्रॉस बी, या इसी को लिख सकते हैं हम लोग क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू वी बी साइन थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। चलो नेक्स्ट है आपका लोरेंज फोर्स। लोरेंज फोर्स क्या होता है, लोरेंज फोर्स होता है इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स का जो सम होता है, दैट इज कॉल्ड लोरेंज फोर्स। तो लोरेंज फोर्स हो जाएगा क्यू ई प्लस क्यू इंटू वी क्रॉस बी, क्यू ई या प्लस क्यू इंटू वी क्रॉस बी। नेक्स्ट फोर्स ऑन सीसीसी इन मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड में जो होता है क्लोज करंट करेंगे वायर के लिए, नहीं हाँ, किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी करंट करेंगे वायर को अगर हम लोग रखते हैं, किसी करंट करेंगे कॉइल को हम लोग रखते हैं, सीसी का मतलब करंट करेंगे कॉइल, तो जब हम लोग रखते हैं तो उस पर फोर्स क्या लगेगी, हम लोग जानते हैं फोर्स लगेगी, फोर्स लगेगी तो कितना हो जाएगी आई एल क्रॉस बी, आई एल क्रॉस बी, इसी को लिख सकते हैं हम लोग आई एल बी साइन थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन एल एंड बी वेक्टर, एल एंड बी वेक्टर, लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। नेक्स्ट है आपका फोर्स ऑन टू पैरेलल वायर्स। किसी दो पैरेलल वायर्स, दो करंट करेंगे वायर्स को जब पैरेलल में रखा जाए तब उस दोनों के बीच फोर्स लगता है, और फोर्स क्या होता है, वो होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई डी, म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई डी, जहां डी होता है उस दोनों वायर के बीच का डिस्टेंस, I1 हो जाएगा फर्स्ट वायर में करंट, I2 हो जाएगा सेकंड वायर में करंट, और L हो जाएगा उस वायर का लेंथ। नेक्स्ट है आपका मोशन ऑफ चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज की मोशन हम लोग देखने वाले हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड में जब चार्ज की मोशन होती है, अगर एंगल जीरो बन रहा हो, एंगल क्या बन रहा हो जीरो, जब एंगल जीरो या 180 बनेगा तो फोर्स क्या हो जाएगा जीरो। जब एंगल आपका मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज जिस वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच जब एंगल आपका जीरो या 180 है तो फोर्स क्या हो जाएगा जीरो, क्योंकि जस्ट हमने फॉर्मूला पढ़ा, क्या पढ़ा, क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू वी बी साइन थीटा, और साइन जीरो या साइन 180 की वैल्यू क्या होती है जीरो, तो फोर्स यहाँ पे क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी। नेक्स्ट आपका अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो, वेलोसिटी क्या हो, अच्छा हाँ, अब यहाँ पे क्या है, जब एंगल जीरो होगा या 180 होगा तो फोर्स जीरो, और जब फोर्स जीरो हो जाएगा, तो जब फोर्स जीरो होगा मींस किसी प्रकार का एक्सीलरेशन नहीं होगा उस चार्ज पे, और एक्सीलरेशन नहीं होगा तो मींस जिस वेलोसिटी से वो मूव करेगी उसी वेलोसिटी से मूव करेगी, मींस उसकी वेलोसिटी क्या होगी कांस्टेंट होगी, और वह स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा। कैसा मोशन करेगा, स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट जब एंगल आपका 90 डिग्री हो जाए, क्या एंगल हो जाए 90 डिग्री, किसके बीच का, मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज के वेलोसिटी के बीच का, तब क्या होगा, जब 90 हो जाएगा तब उस पर जो फोर्स लगेगा उस फोर्स की वजह से वह चार्ज सर्कुलर पाथ पे मूव करना शुरू करेगा। कहां पे मूव करने लगेगा, सर्कुलर पाथ पे, और जब सर्कुलर पाथ पे मूव करने लगेगा तो कहीं ना कुछ रेडियस होगा, रेडियस होगा तो क्या हो जाएगा एम वी बाय क्यू बी, एम वी बाय क्यू बी, जहां v हो जाएगा उस चार्ज की वेलोसिटी, q हो जाएगा उस चार्ज, b हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, m हो जाएगा उस चार्ज का मास। यहां से अगर टाइम पीरियड निकाला जाए तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई m बाई क्यू बी, 2 पाई m बाई क्यू बी। और हम लोग ये भी जानते हैं कि किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जब कोई चार्ज पार्टिकल मूव करती है तो उसकी जो टाइम पीरियड होती है वो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करती है, ये भी आप ध्यान रखना, ये भी आप ध्यान रखना। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1 बाई टी, तो जब 1 बाई टी की जगह ये वैल्यू रखेंगे तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला निकल के आ जाएगा क्यूबी बाय 2 पाई एम, क्यूबी बाय 2 पाई एम निकल के आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट हो जाएगा आर का फॉर्मूला अगर देखा जाए तो हो जाएगा एम भी साइन थीटा बाय क्यूबी, एम भी साइन थीटा बाय क्यूबी हो जाएगा ये फॉर्मूला। टाइम पीरियड 2 पाई एम बाई क्यूबी, पी बराबर हो जाएगा 2 पाई एम भी कॉस थीटा बाय क्यूबी, ये तुम्हारा पिच आ गया। क्या आ गया तुम्हारा पिच। अगर पिच का हम लोग बात करें तो हो जाएगा 2 पाई एम भी कॉस थीटा बाय क्यूबी। नेक्स्ट टॉर्क ऑन कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड। अब किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी करंट करेंट कॉइल को रखते हैं, ठीक है, किसी कॉइल को रखते हैं तो उस पर क्या होता है टॉर्क लगता है, टॉर्क एक्सपीरियंस करता है। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होगा, तो टॉर्क का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, हो जाएगा एम क्रॉस बी, एम बी साइन थीटा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एन आई ए बी साइन थीटा, जहां एम बराबर होता है एन आई ए। एम तुम्हारा क्या होता है, एम तुम्हारा होता है मैग्नेटिक मोमेंट, एम तुम्हारा होता है मैग्नेटिक मोमेंट जिसका फॉर्मूला होता है एन आई ए। और टॉर्क का फॉर्मूला होता है, अरे रुक जा यहाँ पे क्या गड़बड़ की है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है एम क्रॉस बी, एम होता है एन आई ए, तो यहां से हो जाएगा एन आई ए बी साइन थीटा। हाँ सही है, एन आई ए बी साइन थीटा, ये टॉर्क का फॉर्मूला हो जाएगा। आर तुम्हारा आर हो जाएगा एम क्रॉस बी, आर हो जाएगा एम क्रॉस, यहाँ पे आर नहीं होगा, यहाँ पे टॉर्क होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा टॉर्क, टॉर्क बराबर हो जाएगा एम क्रॉस बी, ठीक है, आर नहीं होगा, यहाँ पे आप लोग सही कर लेना, टॉर्क हो जाएगा। नेक्स्ट गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। अब गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट क्या होगी, उसका फॉर्मूला होगा जी बराबर के बाय एन बी ए, जी बराबर के बाय एन बी ए, या एन आई ए बी बराबर के इंटू थीटा,
K इंटू थीटा, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। अब गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी क्या होगी, तो गैल्वेनोमीटर की अगर सेंसिटिविटी यहाँ पे देखा जाए वो हो जाएगा IS बराबर NBA/K या थीटा बाय आई, या VS बराबर हो जाएगा NBA/KR या थीटा बाय V हो जाएगा। नेक्स्ट आपका एमीटर। एमीटर में क्या होता है, एमीटर में शंट का जो फॉर्मूला होता है शंट रेजिस्टेंस का होता है G/n-1, G/n-1, जहां G होता है गैल्वेनोमीटर, N होता है, N तुम्हारा हो जाएगा I/IG, मेन करंट बाय गैल्वेनोमीटर करंट, N होता है मेन करंट बाय गैल्वेनोमीटर करंट, मेन करंट बाय गैल्वेनोमीटर करंट। नेक्स्ट आपको होता है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या होता है, वोल्टेज मेजरिंग डिवाइस होता है। तो वोल्ट मीटर का फॉर्मूला होता है IG इंटू G+R, जहां IG होता है गैल्वेनोमीटर करंट, G होता है गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस, एंड R होता है उस सर्किट का रेजिस्टेंस। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट चैप्टर है 5th नंबर चैप्टर, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो पहला फॉर्मूला इसका आपका डायपोल मोमेंट। तो डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, M इंटू 2L। डायपोल मोमेंट, ये जो डायपोल मोमेंट है आपका, ये किसी बार मैग्नेट का, किसी बार मैग्नेट, ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, और यहाँ पे L जो हो जाएगा उस नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच का लेंथ हो जाएगा, और M हो जाएगा आपका जो स्मॉल m है, ये स्मॉल m का हो जाएगा पोल स्ट्रेंथ। तो किसी बार मैग्नेट का डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला हो जाएगा M इंटू 2L, फिर स्मॉल m हो जाएगा पोल स्ट्रेंथ, क्या हो जाएगा, पोल स्ट्रेंथ इंटू 2L। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका कूलम्ब्स लॉ। अगर हम लोग देखें यहाँ पे किसी मैग्नेट के लिए, किसी बार मैग्नेट के लिए, तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा μ0/4 पाई M1m2/r², जहां M1 हो जाएगा पोलर स्ट्रेंथ, M2 हो जाएगा पोलर स्ट्रेंथ, R हो जाएगा दोनों पोलर स्ट्रेंथ के बीच का डिस्टेंस। क्लियर है। नेक्स्ट हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ। किसी इनफाइनाइट लेंथ के कारण मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, तो हो जाएगा फोर्स पर यूनिट मास। फोर्स पर यूनिट मास, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, ठीक उसी प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा फोर्स पर यूनिट, सॉरी मास नहीं होगा, पोल स्ट्रेंथ होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, ठीक है। तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हो जाएगा फोर्स पर यूनिट पोल स्ट्रेंथ, उस मैग्नेट का पोल स्ट्रेंथ होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर यहां से देखा जाए तो मैग्नेटिक लेंथ व ज्योमेट्रिकल लेंथ का जो वैल्यू होगा वो 5/6 होता है, जहां से इसका वैल्यू आ जाएगा 0.84। ये वैल्यू याद रखना, कभी कभी पूछ दिया जाता है, तो ये वैल्यू याद होनी चाहिए आपको, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मैग्नेटिक डायपोल फील्ड्स। तो मैग्नेटिक डायपोल, जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल फील्ड होता है उसी प्रकार से मैग्नेटिक डायपोल फील्ड होता है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड किसी इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण एक्सियल पॉइंट पे होता है, इक्वेटोरियल पॉइंट पे होता है, ठीक उसी प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड किसी डायपोल के कारण, किसी मैग्नेटिक डायपोल के कारण एक्सियल पॉइंट पे होता है, इक्वेटोरियल पॉइंट पे होता है। तो अगर एक्सियल पॉइंट पे देखा जाए तो हो जाएगा μ0/4 पाई इंटू 2m/r³, जहां m क्या हो जाएगा, m हो जाएगा उसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, m हो जाएगा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, पोल स्ट्रेंथ नहीं, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका इक्वेटोरियल पॉइंट पे, किसी बार मैग्नेट के इक्वेटोरियल पॉइंट पे, ठीक है, मैग्नेटिक डायपोल के कारण उसके इक्वेटोरियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड होगा μ0/4 पाई इंटू m/r³, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं गॉस लॉ। नेक्स्ट है तुम्हारा गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या है भाई, गुस्सा वाला लॉ है, ठीक है। गॉस साहब जब गुस्सा में थे तभी लॉ दिया, इसका नाम रखा गया गॉस लॉ। क्या हो गया। नेक्स्ट, तो गॉस लॉ के अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस बी वेक्टर डॉट ds इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल इन मैग्नेटिक फील्ड। अब किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में किसी मैग्नेटिक डायपोल को रखते हैं तो उस पर क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। जैसे हम लोग किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे थे तो वहां पे क्या था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी U बराबर -m वेक्टर डॉट b वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट से हम इसको लिख सकते हैं -mb cos थीटा, जहां थीटा हो जाएगा m वेक्टर और b वेक्टर के बीच का एंगल। नेक्स्ट आपका मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला यहाँ पे हो जाएगा m बराबर NIA। ये फॉर्मूला तब यूज करेंगे जब किसी वायर में करंट का फ्लोइंग हो, उसकी एरिया दे रखी हो, नंबर ऑफ टर्न्स दे रखा हो और आपसे मैग्नेटिक मोमेंट पूछा जाए, तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला हो जाएगा NIA। n हो जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स इन दैट, नंबर ऑफ टर्न्स या नंबर ऑफ लूप इन दैट करंट कैरिंग वायर। नेक्स्ट है आपका मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, जिसको हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, वो हो जाएगा B/H। क्या हो जाएगा, B/H हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। अब देखो म्यू बराबर यहाँ B/H है, तो B मैग्नेटिक फील्ड है और H है तुम्हारा मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी है, तो यहां से मैग्नेटाइज, फिर नेक्स्ट है मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, जिसको हम लोग H से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है B/μ0। इसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है B/μ0 इक्वल टू n इंटू आई। नेक्स्ट है आपका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। अब मैग्नेटाइजेशन की इंटेंसिटी क्या होगी, उसके लिए होता है फॉर्मूला M बराबर स्मॉल m बाय वॉल्यूम, मींस 1 × 10⁻⁷ × 10⁻⁷ × 10⁻⁷ × 10⁻⁷ × 10⁻⁷ × 10⁻⁷ × 10⁻⁷ × 10⁻⁷ × 10⁻⁷ × 10⁻⁷ × 10⁻⁷ × 10⁻⁷ × 10⁻⁷ × 10⁻⁷ × 10⁻⁷ × 10⁻⁷ × 10⁻⁷ × 10⁻⁷ × 10⁻⁷ × 10⁻⁷ × 10⁻⁷ × 10⁻⁷ × 10⁻⁷ × 10⁻⁷ × 10⁻⁷ × 10⁻⁷ × 10⁻⁷ × 10⁻⁷ × 10⁻⁷ × 10⁻⁷ × 10⁻⁷ × 10
मीन्स तुम्हारा पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब यूनिट वॉल्यूम में कितनी पोल स्ट्रेंथ है। नेक्स्ट मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी, नेक्स्ट है आपका मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी। तो मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी को हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हो जाएगा एक्सएम बराबर कैपिटल एम बाय कैपिटल एच, कैपिटल एम बाय कैपिटल एच। नेक्स्ट है आपका रिलेटिव परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी होता है म्यू आर बराबर म्यू बाय म्यू नोट, म्यू आर बराबर म्यू बाय म्यू नोट, या म्यू बराबर हम लोग लिख सकते हैं म्यू नोट इंटू म्यू आर, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं म्यू आर बराबर 1 प्लस एक्सएम, 1 प्लस एक्सएम, 1 प्लस एक्सएम। नेक्स्ट है आपका डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। हम लोग जानते हैं टोटल डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, इतने आपके क्या होते हैं सब्सटेंस होते हैं। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी मींस एक्सएम, तो एक्सएम होती है क्या होती है, वो होती है 0 से ज्यादा और -1 के बराबर या -1 से ज्यादा। मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी, किसी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी की जो वैल्यू होती है वह 0 से कम होती है और -1 से ज्यादा या उसके बराबर होती है, याद रखना है। और रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर, रिलेटिव परमिएबिलिटी जो होती है वो 1 से कम होती है और 0 से ज्यादा या 0 के बराबर होती है। ठीक है, मींस आप ये याद रखना कि डायमैग्नेटिक जो सब्सटेंस होता है उसका मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी या रिलेटिव परमिएबिलिटी वह क्या होता है 1 से जनरली कम होता है और -1 से ज्यादा होगा, 1 से कम -1 से ज्यादा। ठीक है, मींस 0 से भी ज्यादा हो सकता है, बोल सकते हैं या बराबर, ये तो 0 से ज्यादा तो यहाँ पे नहीं बोल सकते हैं। देख नेक्स्ट है आपका पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की जो सस्केप्टिबिलिटी होती है वह होती है n से कम 0 से ज्यादा, n से कम 0 से ज्यादा, n हो जाएगा 1 2 3 4 इस प्रकार से, मींस 1 से कम 0 से ज्यादा, मींस हम लोग बोल सकते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की जो सस्केप्टिबिलिटी होती है और म्यू आर रिलेटिव परमिएबिलिटी होती है वह क्या होती है पॉजिटिव होती है, वह क्या होती है पॉजिटिव होती है। जबकि अगर डायमैग्नेटिक का देखा जाए तो वो क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्यूरीज लॉ, क्यूरीज लॉ अगर देखा जाए तो क्यूरीज लॉ क्या कहता है, क्यूरीज लॉ कहता है कि किसी मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी जो होती है टेम्परेचर की इनवर्सली होती है, टेम्परेचर की इनवर्सली, टेम्परेचर बढ़ेगी ये घटेगी, टेम्परेचर घटेगा ये बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की जो सस्केप्टिबिलिटी होती है वह 1 से बहुत ज्यादा होता है, मींस ये पॉजिटिव वैल्यू होता है, क्या होता है पॉजिटिव वैल्यू। तो फिर यहाँ से म्यू आर जो होगा रिलेटिव परमिएबिलिटी वह भी क्या होगा 1 से बहुत ज्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्यूरी टेम्परेचर, क्यूरी टेम्परेचर का फॉर्मूला अगर देखा जाए यहाँ से सस्केप्टिबिलिटी के फॉर्म में तो हो जाएगा एक्सएम बराबर सी बाय टी माइनस टीसी, सी बाय टी माइनस टीसी, जहां टीसी हो जाएगा क्यूरी टेम्परेचर, टी हो जाएगा उसका नॉर्मल टेम्परेचर। ठीक है, इस प्रकार से। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट नेक्स्ट चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इसका फर्स्ट फॉर्मूला है मैग्नेटिक फ्लक्स, फर्स्ट फॉर्मूला है मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है हम लोग जानते हैं बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। उसके बाद है फराडेज लॉ, फराडेज लॉ क्या कहता है, फराडेज लॉ के अनुसार इंड्यूस ईएमएफ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस ऑफ एन डी फाइव बाई डी टी, माइनस ऑफ एन डी फाइव बाई डी टी, जहां एन होता है नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स। नेक्स्ट होता है इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट क्या होती है, इंड्यूस्ड करंट का फॉर्मूला होता है ईएमएफ बाय आर, मतलब कि नेट ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस, और इसको हम लिख सकते हैं माइनस एन बाय आर इंटू डी फाइव बाय डी टी, माइनस एन बाय आर इंटू डी फाइव बाई डी टी, मतलब ई के जगह ये वाला जो वैल्यू है ई का ये वाला यहाँ पे रखेंगे तो निकल के आ जाएगा माइनस एन बाय आर इंटू डी फाइव बाई डी टी। मीन्स आपको इंड्यूस करंट का फॉर्मूला मेन याद रखना है, ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस, टोटल ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस, वही हो जाएगा इंड्यूस करंट का फॉर्मूला। नेक्स्ट है आपका इंड्यूस चार्ज, इंड्यूस चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, तो इंड्यूस चार्ज हो जाएगा आई इंटू टी जो नॉर्मल फॉर्मूला होता है, और आई के जगह हम लोग लिख देंगे ये वाला पूरा टर्म, और जब ये वाला पूरा टर्म रखेंगे इंटू टी रखेंगे तो टी खत्म हो जाएगा, तो फाइनली यहाँ से टी खत्म। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो इंड्यूस चार्ज होती है वह टाइम पे डिपेंड नहीं करती है, टाइम पे डिपेंड नहीं करती है। नेक्स्ट है आपका मोशनल ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ क्या होता है, मोशनल ईएमएफ होता है जब कोई रॉड, जब कोई सब्सटेंस किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रही होती है, ठीक है, वहां पे फ्लक्स चेंज हो रहा होता है, तब वहां पे क्या होता है उसमें एक ईएमएफ डेवलप हो जाती है, और ईएमएफ हो जाएगा, ईएमएफ का फॉर्मूला हो जाएगा VBL, जहां BVL, जहां B हो जाएगा जिस मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, V हो जाएगा जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और L हो जाएगा लेंथ, लेंथ कौन सा लेंथ होगा, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर वाला लेंथ, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर वाला लेंथ, ठीक है, वो लेंथ हो जाएगा उस सब्सटेंस का, उस ऑब्जेक्ट का। नेक्स्ट I बराबर हो जाएगा VBL बाय आर, जैसे I निकालना हो तो I बराबर होता है E बाय आर, I बराबर होता है E बाय आर, ये यहाँ से यहाँ जो फॉर्मूला है, तो E बाय आर करेंगे तो E की जगह VBL बाय आर, यहाँ से हो जाएगा I बराबर VBL बाय आर। अगर फोर्स यहाँ देखा जाए तो फोर्स हो जाएगा B स्क्वायर L स्क्वायर V बाय आर, ये फोर्स का फॉर्मूला होगा। जब कोई रॉड, जब कोई सब्सटेंस किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा हो तब वहां पे उस पे जो फोर्स लगेगी वह फोर्स हो जाएगा इंड्यूस फोर्स, जिसको तुम बोल सकते हो B स्क्वायर L स्क्वायर V बाय आर।
पावर अगर देखा जाए तो पावर हो जाएगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर, ये तुम्हारा पावर निकल के आ जाएगा, क्योंकि पावर होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी, ये फोर्स होता है, तो पावर बराबर होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी, तो फोर्स की जगह रखेंगे वेलोसिटी करेंगे तो वी स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका रोटेटिंग रॉड इन मैग्नेटिक फील्ड, किसी मैग्नेटिक फील्ड में जब कोई रॉड रोटेट करती है तब वहां पे ईएमएफ डेवलप हो जाती है, तो वो ईएमएफ कितनी होगी, वो हो जाएगा हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा, हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा, ओमेगा हो जाएगा कितनी एंगुलर वेलोसिटी से वो रोटेट कर रही है, बी हो जाएगा किस मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रही है, जिस मैग्नेटिक फील्ड में, एल हो जाएगा उस रॉड का लेंथ, उस रॉड का लेंथ। नेक्स्ट है आपका सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन मतलब खुद से जब करंट या ईएमएफ इंड्यूस हो जाए उसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। तो सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, सेल्फ इंडक्शन के लिए फॉर्मूला होता है फाई बराबर एल आई, जहां फाई होता है मैग्नेटिक फ्लक्स, एल हो जाएगा सेल्फ इंडक्शन और आई हो जाएगा करंट, ठीक है, जिस करंट की वजह से हुआ इंड्यूस हुआ। उसके बाद अगर ईएमएफ लिखा जाए तो ईएमएफ हो जाएगा सेल्फ इंडक्शन के फॉर्म में माइनस एल डी आई बाई डी टी, माइनस एल डी आई बाई डी टी या डेल्टा आई बाई डेल्टा टी, ठीक है, ये ईएमएफ हो जाएगा सेल्फ इंडक्शन के फॉर्म में। नेक्स्ट है आपका सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनॉइड, किसी सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है एल बराबर म्यू नॉट एन स्क्वायर एल, एल बराबर म्यू नॉट एन स्क्वायर एल, जहां एन होता है स्मॉल एन होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ए हो जाएगा एरिया क्रॉस सेक्शन, एन एल हो जाएगा उस सोलेनॉइड का लेंथ, ठीक है, म्यू नॉट तो आप जानते हो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। नेक्स्ट आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस मतलब किसी दूसरे के वजह से जब करंट और ईएमएफ इंड्यूस हो जाए उसी को बोलते हैं हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस। यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा फ्लक्स बराबर एम आई, जहां एम हो जाएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस, फाई तो तुम जानते हो मैग्नेटिक फ्लक्स, तो फाइनली यहाँ से ईएमएफ का फॉर्मूला निकल के आ जाएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस के फॉर्म में माइनस एम डेल्टा आई बाय डेल्टा टी, ठीक है, याद रखना है फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका म्यूचुअल, इंपॉर्टेंट तो सारे हैं भाई, ठीक है। नेक्स्ट आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड, आप किसी सोलेनॉइड का म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा, जैसे आपका सेल्फ इंडक्टेंस किसी सोलेनॉइड का था, ठीक उस प्रकार से म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो उसका फॉर्मूला होगा म्यू नॉट एन पी एन एस इंटू एस बाय एल पी, एन पी हो जाएगा प्राइमरी कॉइल का नंबर ऑफ टर्न्स, एन एस हो जाएगा सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स, एस हो जाएगा सेकेंडरी कॉइल की एरिया। तो नेक्स्ट है आपका कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग में क्या होगा आपका, तो के बराबर हो जाएगा एम बाय अंडर रूट एल वन इंटू एल टू। नेक्स्ट है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन, मीन्स अगर एक से अधिक इंडक्टर को, एक से अधिक इंडक्टेंस को जब आप सीरीज कॉम्बिनेशन में रखते हो तब उसकी सीरीज कॉम्बिनेशन में एल इक्विवेलेंट हो जाएगी L1 प्लस L2 लेके कहां तक, LN तक, LN तक। नेक्स्ट है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर, एक से अधिक इंडक्टर को जब आप पैरेलल में कंबाइन करते हो तब इक्विवेलेंट इंडक्टेंस निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा 1/LP बराबर 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस लेके 1/LN तक। नेक्स्ट चैप्टर है हम लोग का अल्टरनेटिंग करंट, नेक्स्ट चैप्टर है हम लोग का अल्टरनेटिंग करंट। इसका फर्स्ट फॉर्मूला आपका हो गया अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज, तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वी नॉट साइन ओमेगा टी, मींस यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो साइन का क्या है, फंक्शन है, अब साइन है तो जरूरी नहीं कि साइन का ही फंक्शन हो सकता है, कॉस का भी हो सकता है। उसके बाद करंट है तुम्हारा आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये भी तुम्हारा साइन का फंक्शन है। नेक्स्ट है आपका मीन वैल्यू ऑफ एसी, अब अल्टरनेटिंग करंट की मीन वैल्यू क्या होगी, तो अल्टरनेटिंग करंट की मीन वैल्यू हो जाएगी फॉर फुल साइकिल के लिए जो होगी वो हो जाएगी 0 हो जाएगी, याद रखना है क्योंकि ये 1 नंबर वाले सवाल में पूछा जाता है, एमसीक्यू में पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपका आई मीन हाफ साइकिल, किसी हाफ साइकिल के लिए आपकी आई मीन क्या होगी, वो हो जाएगी 2I नॉट बाय पाई, 2I नॉट बाय पाई। नेक्स्ट है आपका आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी, अब अल्टरनेटिंग करंट की आरएमएस वैल्यू रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होगी, वो हो जाएगा आरएमएस हो जाएगा आरएमएस फुल साइकिल की हो जाएगा आई नॉट बाय रूट 2, और यहाँ पे आई नॉट की वैल्यू रखेंगे तो फाइनली यहाँ से निकल के आ जाएगा, सॉरी आई नॉट नहीं 1/√2 का वैल्यू हो जाएगा 0.707 आई नॉट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका प्योरली रेसिस्टिव सर्किट, अगर सर्किट में सिर्फ रेसिस्टेंस हो, सिर्फ क्या हो, प्योरली रेसिस्टेंस, सिर्फ रेसिस्टेंस प्रेजेंट हो, तब वोल्टेज यहाँ पे वी नॉट साइन ओमेगा टी, करंट आई नॉट साइन ओमेगा टी एंड आई नॉट हो जाएगा वी नॉट बाय आर, और जो इंपीडेंस होगी जेड वह किसके बराबर होगी, रेसिस्टेंस के बराबर, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो इंपीडेंस क्या है एक प्रकार का रेसिस्टेंस ही है। नेक्स्ट अगर प्योरली इंडक्टिव सर्किट हो, मींस सर्किट में सिर्फ इंडक्टेंस प्रेजेंट हो, इंडक्टर प्रेजेंट हो, तब वोल्टेज हो जाएगा वी नॉट साइन ओमेगा टी, करंट हो जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई/2, मतलब पाई/2 करंट क्या होगा, वोल्टेज के साथ पाई/2 एंगल नीचे आ जाएगा, पाई/2 एंगल नीचे आ जाएगा, सो यहाँ से करंट हो जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई/2, तो आई नॉट यहाँ पे निकल के आ जाएगा वी नॉट बाय एक्सएल, एक्सएल जहां एक्सएल आपका हो जाएगा इंडक्टिव रिएक्टेंस और एक्सएल बराबर हो जाएगा ओमेगा इंटू एल, जहां एल क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा आपका इंडक्टेंस ऑफ दैट इंडक्टर, उस इंडक्टर का इंडक्टेंस, और ओमेगा तो हम लोग जानते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है। नेक्स्ट है आपका प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, अगर सर्किट में सिर्फ कैपेसिटेंस प्रेजेंट हो, कैपेसिटर प्रेजेंट हो, तो वोल्टेज वी नॉट साइन ओमेगा टी, लेकिन करंट जो होगा वह पाई/2 एंगल आगे हो जाएगा, मींस करंट और वोल्टेज के बीच का जो फेज डिफरेंस होगा कितना होगा, पाई/2, तो यहां से करंट हो जाएगी आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई/2।
करंट अगर देखा जाए तो हो जाएगा आई नोट हो जाएगा वी नोट बाई एक्सी, आई नोट बराबर वी नोट बाई एक्सी। तो एक्सी क्या हो जाएगा, एक्सी हो जाएगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो एक्सी का फॉर्मूला हो जाएगा 1 बाय ओमेगा सी, 1 बाय ओमेगा सी। यहाँ सी हो जाएगा कैपेसिटेंस ऑफ दैट कैपेसिटर, उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। नेक्स्ट है आपका सीरीज एलसीआर सर्किट। और सीरीज एलसीआर सर्किट मींस सर्किट में आपका इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस मींस इंडक्टर, कैपेसिटर और रेसिस्टेंस तीनों प्रेजेंट हो। तब V बराबर हो जाएगा वी नोट साइन ओमेगा टी, आई हो जाएगा आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। एंड आई नोट हो जाएगा वी नोट बाई जेड, आई नोट क्या हो जाएगा वी नोट बाई जेड, जहां जेड हो जाएगा इंपेडेंस। और यहाँ पे जो जेड होगा वो होगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर, एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। यहाँ पे इंपेडेंस देखो अब चेंज हो चुका है बिकॉज यहाँ पे सर्किट में तीनों आ गया है। 10 फाई अगर देखा जाए तो फेज डिफरेंस अगर निकालना तो 10 फाई हो जाएगा एक्सएल माइनस एक्सी बाई आर, एक्सएल माइनस एक्सी बाई आर। और अगर वोल्टेज देखा जाए तो वी नोट हो जाएगा अंडर रूट वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वीसी का स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। अब रेजोनेंस की कंडीशन क्या होती है, रेजोनेंस कब बनेगा? तो रेजोनेंस का कंडीशन होता है जब आपका एक्सी एक्सएल के बराबर हो जाए, और जब एक्सी एक्सएल के बराबर होगा तो ओमेगा हो जाएगा 1 बाय अंडर रूट एल सी। कैसे आया, तो एक्सी की जगह हम लोग 1 बाय ओमेगा सी पुट कर देंगे, एक्सएल के जगह पे ओमेगा एल पुट कर देंगे, तो फाइनली यहाँ से ओमेगा निकल के आ जाएगा 1 बाय अंडर रूट एल से निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट आपका रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होगी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हो जाएगी जब तुम्हें ओमेगा पता है तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी वहां से निकाल लेंगे 1 बाय 2 पाई इंटू 1 बाय अंडर रूट एल सी, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एट डब्ल्यू आर फाई इक्वल टू जीरो। अब अगर तुम्हारा फाई क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो भी क्या हो जाएगा, वी आर के बराबर हो जाएगा, भी क्या हो जाएगा, वी आर के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वांटिटी क्वालिटी फैक्टर। तो क्वालिटी फैक्टर क्या होती है, क्वालिटी फैक्टर होती है क्यू बराबर डब्ल्यू आर बाय डब्ल्यू टू माइनस डब्ल्यू वन इक्वल टू डब्ल्यू आर एल बाय कैपिटल आर, या 1 बाय आर अंडर रूट एल बाय सी, एल बाय सी। नेक्स्ट आपका पावर डिसिपेटिव। पावर डिसिपेटिव की पावर की लॉस कितनी होगी, तो हो जाएगा एवरेज पावर हो जाएगा ईआरएमएस बीआरएमएस इनटू कॉस पाई, सॉरी ईआरएमएस आईआरएमएस इनटू कॉस पाई, मतलब वीआरएमएस आईआरएमएस इनटू कॉस पाई। ई की जगह हम लोग वीआरएमएस भी लिख सकते हैं, तो वीआरएमएस आईआरएमएस इनटू कॉस पाई, मैं तो ये याद रखता हूँ। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका वाटलेस करंट। तो वाटलेस करंट क्या होता है, वाटलेस करंट का फॉर्मूला होता है आई नोट साइन फाई, आई नोट साइन फाई, आई नोट हो गया आपका पिक करंट, ठीक है, मैक्सिमम वोल्ट मैक्सिमम करंट। नेक्स्ट आपका एसी जनरेटर। एसी जनरेटर क्या होता है, एसी जनरेटर में आपकी जो ईएमएफ होती है वो होती है एनबीए ओमेगा साइन ओमेगा टी, एनबीए ओमेगा साइन ओमेगा टी मींस उसकी वोल्टेज। ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर में क्या होता है, ट्रांसफार्मर में आपका वीपी बाय वीएस बराबर एनपी बाय एनएस इक्वल टू आईएस बाय आईपी। ये तुम्हारा वोल्टेज, करंट और नंबर ऑफ टर्न्स के बीच का रिलेशन होता है। इसी ट्रांसफार्मर में वोल्टेज, नंबर ऑफ टर्न्स और करंट के बीच का अगर रिलेशन देखा है तो ये हो जाएगा वीपी बाय वीएस बराबर एनपी बाय एनएस इक्वल टू आईएस बाय आईपी, जहां वीपी हो जाएगा प्राइमरी वोल्टेज, वीएस हो जाएगा सेकेंडरी वोल्टेज, एनपी हो जाएगा प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, एनएस हो जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, आईएस हो जाएगा नंबर ऑफ करंट इन सेकेंडरी कॉइल, आईपी हो जाएगा करंट इन प्राइमरी कॉइल। नेक्स्ट आपका आइडियल ट्रांसफार्मर। आइडियल ट्रांसफार्मर क्या होता है, आइडियल ट्रांसफार्मर होता है जिसका इनपुट वोल्टेज होता है आउटपुट वोल्टेज के बराबर होती है, मींस वहां पे किसी प्रकार का पावर लॉस नहीं होता, सॉरी इनपुट पावर आउटपुट पावर के बराबर होती है, मींस वहां पे किसी प्रकार का पावर का लॉस नहीं होगा। सो हम लोग लिख सकते हैं पावर का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं V इंटू आई, सो यहाँ से वीपी आईपी बराबर वीएस आईएस, और कहीं ना कहीं यहीं से ये फॉर्मूला आया वीपी बाय वीएस बराबर आईएस बाय आईपी, वीपी बाय वीएस बराबर आईएस बाय आईपी, यहीं से आया। नेक्स्ट आपका रियल ट्रांसफार्मर। तो रियल ट्रांसफार्मर के लिए जो इफिशिएंसी होती है वीएस आईएस बाय वीपी आईपी इनटू 100, मतलब कि आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर इनटू 100, ठीक है। किसी ट्रांसफार्मर की जो इफिशिएंसी होती है वो होती है आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर इनटू 100, ठीक है। नेक्स्ट है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अब ट्रांसफार्मर जो होता है वो टू टाइप्स की होती है, एक स्टेप अप एक स्टेप डाउन। स्टेप अप क्या होता है, वोल्टेज को हाई करता है करंट को लो करता है। स्टेप डाउन क्या करता है, वोल्टेज को लो करता है और करंट को हाई करता है। तो स्टेप अप के लिए जो होता है सेकेंडरी कॉइल की जो वोल्टेज होगी प्राइमरी से ज्यादा होगी, और जब सेकेंडरी की वोल्टेज प्राइमरी से ज्यादा होगी तो सेकेंडरी की जो नंबर ऑफ टर्न होगी वह भी प्राइमरी से ज्यादा होगा, ठीक है। लेकिन जो करंट होगी सेकेंडरी कॉइल की करंट वह प्राइमरी से कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज क्या है, करंट के इनवर्सली हो जा रहा है, ठीक है। स्टेप डाउन में क्या होगा, वोल्टेज आपका डिक्रीज होगा, जब वोल्टेज डिक्रीज होगा तो करंट इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो क्या है, सेकेंडरी का जो वोल्टेज होगा प्राइमरी से कम होगा, सो सेकेंडरी का कम होगा, सो सेकेंडरी का जो नंबर ऑफ टर्न्स होगा वह भी प्राइमरी से क्या होगा, कम होगा। लेकिन सेकेंडरी की जो करंट होगी प्राइमरी से क्या हो जाएगी, ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज डिक्रीज हो रहा है, करंट इंक्रीज होगा। नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट चैप्टर है हम लोग का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में सबसे पहले आपका है डिस्प्लेसमेंट करंट। कौन सा करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी, एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी, जहां डी फाई बाई डी होता है रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स।
और हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो डिस्प्लेसमेंट करंट होती है वो कंडक्शन करंट के इक्वल होती है, कंडक्शन करंट के इक्वल मतलब dq बाई dt के इक्वल होती है। और कहीं ना कहीं हम लोग डिराइव जब करते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट को तो कंडक्शन करंट का यूज करके डिराइव कर लेते हैं, या कंडक्शन करंट को डिराइव करना है तो डिस्प्लेसमेंट करंट से हम लोग डिराइव कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका एम्पियर्स सर्कुटल लॉ, सॉरी एम्पियर्स लॉ। तो एम्पियर्स लॉ क्या है? एम्पियर्स लॉ इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस बी वेक्टर डॉट डीएल इक्वल म्यू नॉट इनटू आई इनसाइड, मतलब अंदर का करंट। तो अंदर का करंट यहाँ पे क्या होगा? कंडक्शन करंट भी होगा, डिस्प्लेसमेंट करंट भी होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आपका कंडक्शन करंट भी होगा और डिस्प्लेसमेंट करंट भी होगा। तो यहाँ पे टोटल करंट हो गया कंडक्शन प्लस डिस्प्लेसमेंट। फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? तो फ्रीक्वेंसी सेम वही 1/2 पाई इंटू 1/√LC, सेम तुम्हारा रेजोनेंस वाला जो कंडीशन में फ्रीक्वेंसी होता है वही वाला यहाँ पे। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड अगर देखा जाए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में तो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला हो जाएगी E नॉट साइन ओमेगा t माइनस के एक्स, बी बराबर हो जाएगा B नॉट साइन ओमेगा t माइनस के एक्स। तो यहाँ से ओमेगा हो जाएगा 2 पाई बाई टी और k का वैल्यू हो जाएगा 2 पाई बाई वेव लेंथ, k का वैल्यू हो जाएगा वेव नंबर 2 पाई बाई वेव लेंथ। नेक्स्ट है स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा c बराबर E नॉट बाई बी नॉट, मींस हम लोग बोल सकते हैं E नॉट बराबर सी बी नॉट, E नॉट बराबर सी बी नॉट, या c बराबर हो जाएगा 1/√μ नॉट एप्सिलॉन नॉट, 1/√μ नॉट एप्सिलॉन नॉट। ये तुम्हारा हो जाएगा स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन एयर, कौन से मीडियम में? एयर मीडियम में। लेकिन अगर देखा जाए स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, अब लाइट की स्पीड किसी मीडियम में देखा जाए मींस एयर को छोड़कर, तो वहां पे हो जाएगा c/√μ r एप्सिलॉन r। ठीक है, v बराबर c/√μ r एप्सिलॉन r, या c बाय म्यू, या c बाय म्यू भी बोल सकते हैं हम लोग, क्योंकि म्यू बराबर होता है म्यू बराबर होता है म्यू आर इंटू एप्सिलॉन आर। नहीं, ठीक है, यहां तक रहने दे। नेक्स्ट है एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी क्या होती है? एनर्जी डेंसिटी होती है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो एनर्जी डेंसिटी होती है वो डिफरेंट टाइप की होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए अलग होती है, मैग्नेटिक के लिए अलग होती है, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का अलग होती है। तो अगर हम लोग देखें फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के लिए अगर एनर्जी डेंसिटी हम लोग देखें तो वो हो जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर। एंड अगर हम लोग एवरेज एनर्जी डेंसिटी अगर देखें इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए तो हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर। ठीक है, ये ध्यान रखना है। फॉर मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के लिए अगर एनर्जी देखा है तो जनरल फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 म्यू नॉट इंटू बी का स्क्वायर, लेकिन अगर एवरेज देखा जाए तो 1/4 म्यू नॉट इंटू बी नॉट का स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी अगर देखा जाए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का तो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एनर्जी प्लस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एनर्जी डेंसिटी। तो फाइनली यहां से हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या होती है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी की क्या होती है? इक्वल होती है, क्योंकि दोनों में इक्वल एनर्जी डिवाइड होता है। सो हम लोग लिख सकते हैं यूई इक्वल टू यूबी, तो हम लोग लिख सकते हैं 2u या इक्वल टू 2ub। तो 2u तो u का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो निकल के आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर, एंड ub का वैल्यू अगर रखेंगे तो हो जाएगा b स्क्वायर बाय म्यू नॉट। नेक्स्ट है आपका u टोटल एवरेज, ये तो तुम्हारा जनरल था, अब हम लोग एवरेज निकाल रहे हैं। तो अगर हम लोग किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की टोटल एनर्जी डेंसिटी का हम लोग अगर एवरेज निकालते हैं तो हो जाएगा यूई एवरेज मींस इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी का एवरेज प्लस मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी का एवरेज। तो फाइनली यहाँ से एवरेज की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ से कुछ वैल्यू निकल के आ जाएगा। ठीक है, और हम लोग जानते हैं इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी होती है और मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी की क्या होती है? बराबर होती है, दोनों में इक्वल एनर्जी डिवाइड होता है, जो कि जस्ट मैंने भी बताया। नेक्स्ट है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इंटेंसिटी क्या होती है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो इंटेंसिटी होती है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर इनटू सी, जहां सी होता है स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, या आई बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ई आरएमएस का स्क्वायर इनटू सी, ई आरएमएस का स्क्वायर इनटू सी। रेडिएशन प्रेशर अगर देखा जाए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में तो हो जाएगा आई बाई सी मींस इंटेंसिटी बाय स्पीड ऑफ लाइट। नेक्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम टोटल होता है 7 स्पेक्ट्रम होते हैं। पहला आपका रेडियो वेव, दूसरा है माइक्रोवेव, तीसरा इंफ्रारेड लाइट, चौथा है विजिबल लाइट में आपका विबग्योर हो गया, सारे कलर जो होते हैं। फिर उसके बाद अल्ट्रावायलेट रे, एक्स रे और गामा रे। फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का अगर ऑर्डर देखा जाए तो अगर देखा जाए तो वेवलेंथ जो होता है सबसे ज्यादा रेडियो वेव का होगा, ठीक है, और सबसे कम गामा रे का होगा। मींस रेडियो वेव से जैसे जैसे नीचे जाएंगे, जैसे जैसे गामा की ओर जाएंगे वैसे उसकी वेवलेंथ क्या होगी? डिक्रीज होगी। ठीक है, और हम लोग जानते हैं वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी की इन्वर्सली होती है, तो जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा? कम होगा। तो यहाँ अगर देखा जाए तो फ्रीक्वेंसी सबसे कम किसका होगा? रेडियो वेव का, और सबसे ज्यादा किसका होगा? गामा का। और जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी। उसकी क्या होगी?
एनर्जी भी ज्यादा, क्योंकि एनर्जी हम लोग जानते हैं एनर्जी होता है फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली। सो हम लोग यहाँ बोल सकते हैं कि अगर फ्रीक्वेंसी गामा रे की ज्यादा है तो उसकी एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। सो अगर पेनिट्रेटिंग पावर देखा जाए तो पेनिट्रेटिंग पावर भी किसका सबसे ज्यादा होगा, गामा का होगा, सबसे कम रेडियो का होगा। तो इस प्रकार से आप लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का ऑर्डर आप याद रख सकते हो, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का। क्लियर है? चलो तो नेक्स्ट चैप्टर पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है आपका रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स एक बेहतरीन चैप्टर है ये, क्लास 12 का सबसे ज्यादा सवाल अगर बोला जाए तो सबसे ज्यादा सवाल यहीं से अराइज होता है क्लास 12 बोर्ड में, ठीक है, चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो। तो रे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स में अगर हम लोग आते हैं तो है तुम्हारा पहला है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का क्या लॉ है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का लॉ है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और सारे जो रे होते हैं एक ही प्लेन में लाई करते हैं। नेक्स्ट आपका मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, जहां v होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, सॉरी u होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और v होता है इमेज डिस्टेंस। मैग्निफिकेशन, मिरर की मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है hi/ho, इमेज हाइट बाय ऑब्जेक्ट हाइट, इक्वल टू माइनस v/u, जहां v होता है इमेज डिस्टेंस, u होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। नेक्स्ट आपको फोकल लेंथ। मिरर का फोकल लेंथ होता है f इक्वल टू r/2, f इक्वल टू r/2, वेयर r इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दैट मिरर। ठीक है, उस मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब जिस स्फीयर से मिलकर बना हुआ मिरर, उस स्फीयर का रेडियस ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में हम लोग जानते हैं कि स्नेल्स लॉ वहां पे अप्लाई होता है। स्नेल्स लॉ होता है sin a by sin r इक्वल टू μ2/μ1, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेलोसिटी की इनवर्सली होती है। सो यहां से लिख सकते हैं हम लोग v1/v2 मींस μ2/μ1 इक्वल टू v1/v2। शिफ्ट, अब हम लोग शिफ्ट देखते हैं। शिफ्ट मींस अगर किसी ग्लास स्लैब से लाइट पास कर रही होती है तो लाइट क्या होती है, अपने ओरिजिनल पोजीशन से शिफ्ट हो जाती है, तो लेटरल शिफ्ट, उसको हम लोग लेटरल शिफ्ट बोलते हैं। तो मान लेते हैं अगर x शिफ्ट हो रहा है तो x का फॉर्मूला हो जाएगा t sin i - r by cos r। i हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, जितने एंगल से इंसिडेंट होती है, r हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, और नीचे cos r, और t हो जाएगा t इज द थिकनेस ऑफ दैट स्लैब, उस स्लैब का थिकनेस जिस स्लैब से लाइट पास कर रही है। नेक्स्ट आपका नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल शिफ्टिंग। शिफ्टिंग जो होता है देखो, एक होता है लेटरल शिफ्टिंग, एक होता है नॉर्मल शिफ्टिंग। नॉर्मल शिफ्टिंग में क्या होता है? नॉर्मल शिफ्ट मतलब नॉर्मली जब शिफ्ट करता होता है, नॉर्मल शिफ्ट का फॉर्मूला होता है रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ, और रियल डेप्थ हो गया t, जिसको t से रिप्रेजेंट किया, एपरेंट डेप्थ होता है रियल डेप्थ बाय म्यू, तो फाइनली यहां से t कॉमन हो जाएगा तो t * 1 माइनस 1/म्यू हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल के लिए फॉर्मूला होता है sin θc बराबर 1/म्यू, sin θc बराबर 1/म्यू। क्रिटिकल एंगल बनती कब है? क्रिटिकल एंगल तब बनेगी जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन r इक्वल टू 90 डिग्री हो जाए, तब उस समय का जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। तो sin θc बराबर 1/म्यू। नेक्स्ट आपका रिफ्रैक्शन एट अ स्फेरिकल सरफेस। किसी स्फेरिकल सरफेस पे रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होगा? वो हो जाएगा μ2/v माइनस μ1/u इक्वल μ2 माइनस μ1/r। नेक्स्ट आपका लेंस मेकर्स फॉर्मूला। लेंस मेकर्स फॉर्मूला होता है 1/f बराबर μ माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। नेक्स्ट आपका थिन लेंस फॉर्मूला। थिन लेंस का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, एंड पावर ऑफ थिन लेंस पावर हो जाएगा 1/f, जहां f इज द फोकल लेंथ। एंड मैग्निफिकेशन अगर लेंस का देखा जाए तो हो जाएगा hi/ho बराबर v/u इक्वल टू f/f प्लस u भी हम लोग लिख सकते हैं। अब देखो मिरर का जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है और लेंस का जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, दोनों सेम है, लेकिन साइन का अंतर है। साइन क्या है कि मिरर में तुम्हारा माइनस लग जाएगा, जबकि लेंस में क्या होता है? प्लस होता है। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, जब एक से अधिक लेंस को हम लोग कंबाइन करते हैं तो उसकी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या होगी, कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ क्या होगा? उसके लिए फॉर्मूला 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 लेके 1/fn तक। एक्स मैग्निफिकेशन अगर देखा जाए कॉम्बिनेशन का तो हो जाएगा m1 इंटू m2 इंटू m3 इस प्रकार से n तक। नेक्स्ट है रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। किसी प्रिज्म के थ्रू जब रिफ्रैक्शन होता है तब वहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होगा प्रिज्म का म्यू बराबर sin डेल्टा मिनिमम प्लस a/2 बाय sin a/2। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, ठीक है, ये मिनिमम डेविएशन के लिए हम लोग यूज करते हैं इस फॉर्मूला का। म्यू बराबर sin डेल्टा मिनिमम प्लस a/2 बाय sin a/2। डेल्टा मिनिमम हो जाएगा एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है, एंड ए हो जाएगा एंगल ऑफ प्रिज्म, ए हो जाएगा एंगल ऑफ प्रिज्म। उसके बाद डेविएशन का एक और फॉर्मूला होता है आई प्लस ई माइनस से, जहां आई हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ई हो जाएगा एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंड ए हो जाएगा एंगल ऑफ प्रिज्म। उसके बाद मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला हो जाएगा म्यू माइनस 1 इंटू, जहां म्यू हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट प्रिज्म, उस प्रिज्म की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंड ए हो जाएगा एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। ये नेक्स्ट आपका मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला हो जाएगा m बराबर b बाय अल्फा, बीटा बाय अल्फा। सिंपल माइक्रोस्कोप, हम लोग जानते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में अगर आते हैं तो सिंपल माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, ठीक है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये सारा चीज है। तो सिंपल माइक्रोस्कोप में अगर हम लोग आते हैं तो उसकी मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हो जाएगा 1 प्लस d बाय f। ये हो जाएगा लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन डिस्टेंस, और f हो जाएगा फोकल लेंथ, या m बराबर हम यूज करेंगे d बाय f, m बराबर d बाय f।
नेक्स्ट फॉर्मूला है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप मींस एक से अधिक, कंपाउंड माइक्रोस्कोप वो माइक्रोस्कोप है जिसमें एक से अधिक लेंस होता है, एक से अधिक कॉन्वेक्स लेंस होता है, मतलब दो होता है। उसके लिए फॉर्मूला m बराबर हो जाएगा v नोट बाई u नोट इंटू 1 प्लस t बाय f नोट। ठीक है, v नोट क्या हो जाएगा, v नोट हो जाएगा ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस, u नोट हो जाएगा ऑब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, v नोट हो जाएगा इमेज का डिस्टेंस, लेकिन किसके लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए। ऑब्जेक्टिव और आई पीस होता है ऑब्जेक्टिव के लिए। f नोट हो जाएगा या m बराबर हो जाएगा v नोट बाई u नोट इंटू d बाय f नोट। नेक्स्ट है आपका टेलीस्कोप। टेलीस्कोप के लिए अगर देखा जाए तो टेलीस्कोप में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हो जाएगा माइनस एफ नोट बाय एफ ई इंटू 1 प्लस एफ ओ बाय डी, एफ नोट बाय डी, या एम बराबर हो जाएगा माइनस एफ नोट बाय एफ ई। ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट है आपका वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में लोग आते हैं, तो वेव ऑप्टिक्स में अगर देखा जाए तो सबसे पहले इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, जब दो या दो से अधिक लाइट इंटरफेयर करती है मींस मिलती है, तब उसकी जो नेट डिस्प्लेसमेंट होती है वह डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, बाई 1 प्लस बाई 2। जो दो लाइट मिल रही है उस दोनों लाइट की डिस्प्लेसमेंट के सम के बराबर होती है। अगर एम्पलीट्यूड देखा जाए तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2n cos फाई, जहां फाई हो जाएगा जो दो वेव मिल रही है उस दोनों वेव के बीच का एंगल, वह फेज डिफरेंस हो जाएगा। इंटेंसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा k इंटू ए का स्क्वायर, मींस जो इंटेंसिटी होगी वह क्या होती है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली होती है। सो इंटेंसिटी अगर देखा जाए रिजल्टेंट इंटेंसिटी हो जाएगा i1 प्लस i2 प्लस 2 अंडर रूट i1 i2 cos फाई, और फाई हो जाएगा दोनों वेव के बीच के फेज डिफरेंस। ठीक है, नेक्स्ट इफ i1 इक्वल टू i2 इक्वल टू i नोट, अगर i1 इक्वल टू i2 इक्वल टू i नोट हो जाए मींस i1 i2 के बराबर हो जाए, तो हम लोग इंटेंसिटी रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला अगर लिखे तो हो जाएगा 4 i नोट cos स्क्वायर फाई बाय 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस अगर देखा जाए तो फेज डिफरेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है k इंटू डेल्टा एक्स, k की जगह हम लोग लिखेंगे 2 पाई बाय वेवलेंथ इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है फेज डिफरेंस का। अब इंटरफेरेंस होता है टू टाइप्स की होती है, कंस्ट्रक्टिव होती है, एक डिस्ट्रक्टिव होती है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मींस मैक्सिमम इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव का मतलब मिनिमम इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव मतलब ब्राइट फ्रिंज बन रहा हो, डिस्ट्रक्टिव मतलब डार्क फ्रिंज बन रहा हो, लो इंटेंसिटी की फ्रिंज बन रही हो। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो फेज डिफरेंस का फॉर्मूला होता है वो हो जाएगा 2n पाई, क्या हो जाएगा 2n पाई, जहां n हो जाएगा 0 1 2 3, 0 1 2 3 4 से लेके इनफिनाइट तक। पाथ डिफरेंस अगर देखा जाए तो डेल्टा एक्स बराबर n इंटू लेमडा हो जाएगा, जहां n की वैल्यू हो जाएगी 1 2 3 4 इस प्रकार से। यहाँ से पाथ डिफरेंस आ जाएगा लेमडा, 2 लेमडा, 3 लेमडा, 4 लेमडा, इस प्रकार से आएगा। ये किसके लिए, ये जो फेज डिफरेंस पाथ डिफरेंस हम लोग देख रहे हैं वो स्पेशली कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। और अगर मैक्सिमम इंटेंसिटी का अगर यहाँ पे फॉर्मूला देखें तो मैक्सिमम इंटेंसिटी हो जाएगी अंडर रूट i1 प्लस अंडर रूट i2 का स्क्वायर हो जाएगा। ये तुम्हारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए मैक्सिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला होगा। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का अगर देखें तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फेज डिफरेंस का फॉर्मूला होगा n माइनस हाफ इंटू पाई, n माइनस हाफ इंटू पाई हो जाएगा, जहां n हो जाएगा नंबर ऑफ फ्रिंज। तो नंबर ऑफ फ्रिंज यहाँ पे n 1 2 3 इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे, और n की जब वैल्यू यहाँ पे रखते जाएंगे उसके अकॉर्डिंग हम लोग का फेज डिफरेंस निकलते आ जाएगा। डेल्टा एक्स हो जाएगा पार्ट डिफरेंस हो जाएगा n माइनस हाफ इंटू लेमडा, ये याद रखना है। देखो कंस्ट्रक्टिव तुम्हारा मैक्सिमम होगा तो उसके लिए पार्ट डिफरेंस n लेमडा हो जाएगा, फेज डिफरेंस 2n पाई हो जाएगा। लेकिन डिस्ट्रक्टिव के लिए अगर देखें तो फेज डिफरेंस हो जाएगा n माइनस हाफ इंटू पाई, फेज डिफरेंस पार्ट डिफरेंस अगर देखें तो n माइनस हाफ इंटू लेमडा हो जाएगा। ठीक है, और जब n की वैल्यू रखते जाएंगे उसके अकॉर्डिंग तुम्हारा पार्ट डिफरेंस फेज डिफरेंस निकलते आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला तुम्हें पता होना चाहिए, जब किसी भी फ्रिंज का फेज डिफरेंस पाथ डिफरेंस तुम्हें निकालने के लिए बोला जाए तुम निकाल लोगे, चाहे वो डिस्ट्रक्टिव हो चाहे वो कंस्ट्रक्टिव हो। नेक्स्ट आपका मिनिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला इसमें क्या होगा, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो इंटेंसिटी होती है मिनिमम होती है, और उसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट i1 माइनस अंडर रूट i2 का स्क्वायर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इंटेंसिटी रेशियो, मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी की जो रेशियो होती है a1 प्लस a2 बाई 1 माइनस a2 का स्क्वायर मींस एम्पलीट्यूड के फॉर्म में। नेक्स्ट आपका रिलेशन विथ स्लिट विथ। अब स्लिट विथ की रिलेशन क्या होगी, स्लिट विथ की रिलेशन क्या होगी, तो स्लिट विथ का अगर रिलेशन देखा जाए इंटेंसिटी का तो i1 बाय i2 बराबर a1 का स्क्वायर बाय a2 का स्क्वायर, या इक्वल टू w1 बाय w2, जहां w1 w2 क्या हो जाएगी स्लिट विथ हो जाएगी। मींस हम लोग बोल सकते हैं कि जो इंटेंसिटी होगी स्लिट विथ के डायरेक्टली होगी और एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के भी डायरेक्टली होगी। ठीक है, नेक्स्ट है पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज। ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन क्या होगी, जैसे कि हम लोग जानते हैं वेव ऑप्टिक्स में क्या होती है, जब दो या दो से अधिक लाइट आकर जब मिलती है, मिलने से क्या होता है वहां पे फ्रिंज पैटर्न बनता है, डार्क फ्रिंज ब्राइट फ्रिंज इस प्रकार से बनता है। तो ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन निकालने की फॉर्मूला क्या है, तो उसके लिए फॉर्मूला है बाई बराबर डेल्टा एक्स कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। डेल्टा एक्स की जगह हम लोग लिखेंगे एन लेमडा, क्योंकि ये ब्राइट फ्रिंज बन रहा है, ब्राइट फ्रिंज इज कंस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव है, तो डेल्टा एक्स का फॉर्मूला हो जाएगा एन लेमडा, तो एन लेमडा इंटू कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, जहां कैपिटल डी क्या हो जाएगा, कैपिटल डी हो जाएगा स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस, स्मॉल डी हो जाएगा दो स्लिट के बीच का डिस्टेंस, एंड बाई हो जाएगा उसका सेंट्रल
सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से जिस ब्राइट फ्रिंज का तुम डिस्टेंस निकाल रहे हो वहां से वहां तक का डिस्टेंस बाई हो जाएगा। एन की वैल्यू 1 2 3 4 5 इस प्रकार से 80 से हम लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज। डार्क फ्रिंज की पोजीशन निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? सेम फॉर्मूला बाई बराबर डेल्टा एक्स कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, बस डेल्टा एक्स के जगह पे हम लोग लिखेंगे एन माइनस हाफ। क्यों? क्योंकि ये डार्क फ्रिंज है, मींस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बन रहा है। सो यहाँ पे डेल्टा एक्स के जगह पे हो जाएगा एन माइनस हाफ इंटू लेमडा। क्लियर है? इंटू कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, कैपिटल डी स्मॉल डी तुम्हारा सेम ही होगा। नेक्स्ट है आपका फ्रिंज विथ। फ्रिंज विथ जो होता है उसको हम लोग कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है डी वेवलेंथ बाय डी। डी वेवलेंथ बाय डी मींस जो फ्रिंज विड्थ होगा वह स्लिट और स्क्रीन के बीच के डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, कैपिटल डी पे, और स्मॉल डी पे भी डिपेंड करेगा। घटेगा बढ़ेगा, ये भी घटेगा बढ़ेगा। लेकिन अगर एंगुलर फ्रिंज विड्थ की बात करें तो थीटा हो जाएगा लेमडा बाय डी। मींस एंगुलर फ्रिंज विड्थ जो होता है वो होता है थीटा बराबर लीनियर फ्रिंज विड्थ बाय कैपिटल डी। लीनियर फ्रिंज विड्थ बाय कैपिटल डी। तो फाइनली लीनियर फ्रिंज विड्थ की जगह डी लेमडा बाय डी लिखेंगे तो कैपिटल डी खत्म हो जाएगा, तो बचेगा लेमडा बाय डी। तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ जो होती है वह सिर्फ स्लिट, दो स्लिट के बीच के डिस्टेंस पे डिपेंड करती है, स्लिट और स्क्रीन के बीच के डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती है। माइंड में खटकना चाहिए। नेक्स्ट डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब जब लाइट की डिफ्रैक्शन होती है तो वहां पे डेल्टा एक्स का फॉर्मूला हो जाएगा डी साइन थीटा, मींस पाथ डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा डी साइन थीटा। ठीक है, और मैं डिफ्रैक्शन में भी आपको बता दूं कि डिफ्रैक्शन में क्या होती है। जब लाइट की डिफ्रैक्शन होती है तो वहां पे मैक्सिमम मिनिमा का केस में क्या होता है, तुम्हारा जो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव होता है, मींस तुम्हारा जो बाइडियसी होता है, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव होता है और जो डिफ्रैक्शन जब लाइट का होता है उसमें क्या होता है, दोनों को उल्टा हो जाता है। मींस बाइडियसी में जो कंस्ट्रक्टिव होगा डिफ्रैक्शन में वो उसका क्या होगा, मिनिमम का फॉर्मूला होगा। बाइडियसी में जो डिस्ट्रक्टिव होगा, ठीक है, उसमें उसका मैक्सिमम मींस कंस्ट्रक्टिव का फॉर्मूला होगा, उल्टा हो जाएगा। नेक्स्ट पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मिनिमा। सेकेंडरी मिनिमा पोजीशन निकालने के लिए फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा एक्स बराबर डी साइन थीटा। तो डेल्टा एक्स की जगह एन लेमडा बराबर डी साइन थीटा, एन की जगह आप लोग 1 2 3 4 जो लिखते चले जाएंगे वहां से तुम्हारा पोजीशन निकलते आ जाएगा। पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा निकालना है तो एन प्लस हाफ इंटू लेमडा इंटू डी साइन थीटा हो जाएगा। एन बराबर 1 2 3 इस प्रकार से हम लोग वैल्यू रखेंगे। विथ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम। सेंट्रल मैक्सिमा की विथ का फॉर्मूला क्या होगा, हो जाएगा बी नोट बराबर 2 डी लेमडा बाय डी, या एंगुलर विथ हो जाएगा 2 लेमडा बाय डी। विथ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमम का निकालना है तो डी लेमडा बाय डी, थीटा बराबर लेमडा बाय डी। नेक्स्ट चैप्टर है हम लोग का डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। तो डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर का हो जाएगा तुम्हारा वर्क फंक्शन का फॉर्मूला हो जाएगा W बराबर h म्यू नोट या SC बाय लेमडा नोट। नेक्स्ट है मोमेंटम ऑफ फोटोन। मोमेंटम ऑफ फोटोन हो जाएगा P बराबर h म्यू बाय C या इक्वल टू h बाय लेमडा। रेस्ट मास ऑफ फोटोन क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, किसी फोटोन की रेस्ट मास क्या होती है, 0 होती है। नेक्स्ट है काइनेटिक मास ऑफ फोटोन। किसी फोटोन की काइनेटिक मास होगी h म्यू बाय c का स्क्वायर या h बाय c लेमडा। नेक्स्ट है आइंस्टीन इक्वेशंस। आइंस्टीन इक्वेशन अगर देखा जाए तो वो है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बराबर एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन, मींस h म्यू माइनस h म्यू नॉट, जहां म्यू नॉट हो जाएगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट है आपका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा हाफ m v max का स्क्वायर या इक्वल टू e v नॉट। नेक्स्ट है एनर्जी ऑफ फोटोन। एनर्जी ऑफ फोटोन की एनर्जी होता है कि h म्यू या SC बाय लेमडा या 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर वेवलेंथ बाय वेवलेंथ। डी ब्रोगली वेवलेंथ तुम्हारा h बाय p या p के जगह हम भी रखेंगे h बाय mv, जहां p मोमेंटम होता है, या h बाय अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। नेक्स्ट आपका डी ब्रोगलीज वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसे इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ अगर देखा जाए तो हो जाएगा h बाय अंडर रूट 2m इलेक्ट्रॉन वोल्ट या अंडर रूट 150 बाय वोल्ट एंगस्ट्रॉम हो जाएगा, जब इसके वैल्यू रखेंगे टोटल सब। तो फाइनली यहाँ से इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ आएगी वो हो जाएगी 12.27 बाय अंडर रूट वोल्ट एंगस्ट्रॉम में। नेक्स्ट है आपका एटम। अब हम लोग एटम चैप्टर में आ गए, चैप्टर नंबर 12। अगर देखा जाए तो इंपैक्ट पैरामीटर में अगर देखा जाए तो बी की वैल्यू हो जाएगी 1/4 जेडी का स्क्वायर बाय काइनेटिक एनर्जी इनटू cot थीटा बाय 2। नेक्स्ट आपका डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच हो जाएगी r नॉट बराबर 1/4 इनटू 2 जेडी स्क्वायर बाय काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट है आपका बोर्स क्वांटाइजेशन। बोर्स क्वांटाइजेशन अगर देखा जाए तो बोर्स क्वांटाइजेशन रूल के अकॉर्डिंग mvr एंगुलर मोमेंटम बराबर mvr बराबर nh by 2 पाई, मींस h by 2 पाई का n टाइम्स होता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं। तो फाइनली यहाँ से mvr स्क्वायर बाय r बराबर kz e का स्क्वायर बाय r स्क्वायर, ये भी फॉर्मूला होता है, नेक्स्ट है स्पीड। मींस बोल सकते हैं एक रिलेशन है ये, कोई इलेक्ट्रॉन जब किसी एटम में किसी ऑर्बिट में मूव करती है तो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन की स्पीड यहाँ पे हो जाएगी जब बोर्स के अकॉर्डिंग किसी एटम की जो इलेक्ट्रॉन्स होती है जब ऑर्बिट में रिवॉल्व करती है, मूव करती है, उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 2 पाई के जेड ई का स्क्वायर बाय एनएच या सी जेड बाय 137 एन। ठीक है, ये एच ये सब की वैल्यू रखोगे, के की वैल्यू ये आ जाएगा तुम्हारा।
रेडियस ऑफ ऑर्बिट, अब किसी ऑर्बिट की रेडियस क्या होगी, उसका फॉर्मूला हो जाएगा n स्क्वायर h स्क्वायर बाय 4 पाई f स्क्वायर e स्क्वायर m k z या इक्वल टू 0.53 एंगस्ट्रॉन n स्क्वायर बाय z, जहां n हो जाएगा नंबर ऑफ ऑर्बिट एंड z हो जाएगा एटॉमिक नंबर जिस एटम का निकाल रहे हो। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी अगर देखा जाए तो उसके लिए हम लोग r निकालेंगे n स्क्वायर h स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर e स्क्वायर m k z और फाइनली ये हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो काइनेटिक एनर्जी तो तुम्हारा क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी एटम में जो, चलो लगता है ये गलती से लिखा गया, काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी के निगेटिव के बराबर होता है, और टोटल एनर्जी होता है माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, ये हो जाएगा, ये गलत हो गया, ये रेडियस का फॉर्मूला आ गया। नेक्स्ट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय आर, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर देखा जाए तो हो जाएगा माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय 2r, तो फाइनली यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, फिर ये फॉर्मूला भी हो सकता है, या एनर्जी बराबर माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, मींस माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, और यही तुम्हारा टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है लेकिन निगेटिव में। नेक्स्ट हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, जब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होगी तब वहां पे 1 बाय वेवलेंथ बराबर r इंटू 1 बाय n1 का स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 का स्क्वायर, ठीक है। जब आपका इलेक्ट्रॉन्स n2 मतलब सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आ रही हो तब उसके लिए फॉर्मूला हम लोग ये अप्लाई करेंगे। रेडबर्ग कांस्टेंट क्या होती है, रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1.0973 इंटू 10 पे पावर 3। नेक्स्ट है आपका लाइमन सीरीज, जब आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होगा तो उसमें जब एक उसमें हम लोग पढ़े हैं सीरीज, तो सीरीज हम लोग पढ़ते हैं सीरीज में लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पार्सन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, पीफर्ड सीरीज प्रकार से होता है। जब लाइमन सीरीज मींस n इक्वल टू 1, मींस लाइमन सीरीज का मतलब जब रेडिएशन होगी तो किसी भी ऑर्बिट से रेडिएट होकर कहां पहुंचेगी, वो फर्स्ट वाले ऑर्बिट में, तब वहां पे क्या होगा, लाइमन सीरीज होगा। तो लाइमन सीरीज के लिए 1 बाय वेवलेंथ बराबर r इंटू 1 बाय 1 का स्क्वायर माइनस 1 बाय n का स्क्वायर, जहां n की वैल्यू हो जाएगी 2 3 4, मींस सेकंड ऑर्बिट से, थर्ड ऑर्बिट से, फोर्थ ऑर्बिट से, इस प्रकार से इनफिनाइट ऑर्बिट से कहां पहुंचेगा, n इक्वल टू फर्स्ट ऑर्बिट में पहुंचेगा, तब ये फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। बाल्मर सीरीज मींस n बराबर 2 में पहुंचेगा, मतलब किसी भी ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में जब पहुंचेगी, रेडिएशन पहुंचेगी तो हो जाएगा तुम्हारा बाल्मर सीरीज, ये हो जाएगा 3 4 इस प्रकार से पार्सन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, पीफर्ड सीरीज। नेक्स्ट है आपका न्यूक्लियाई, हम लोग 13 नंबर चैप्टर में आ चुके हैं। तो 13 नंबर चैप्टर में सबसे पहले न्यूक्लियर कंपोजिशन में सबसे पहले हम लोग जानते हैं एनपी क्या होता है, एनपी होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन जो कि एटॉमिक नंबर के बराबर, जेड के बराबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जेड के बराबर, न्यूट्रॉन्स अगर देखा जाए तो न्यूट्रॉन्स होता है एटॉमिक मास माइनस प्रोटॉन, अगर न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है तो एटॉमिक मास माइनस प्रोटॉन कर देंगे। और न्यूक्लियंस अगर देखा जाए तो न्यूक्लियंस को हम लोग ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से, मींस एटॉमिक मास एट मास नंबर। नेक्स्ट आपका रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की अगर रेडियस देखा जाए तो हो जाएगा r बराबर r0 a पे पावर 1 बाय 3, r बराबर r0 a पे पावर 1 बाय 3, ये तुम्हारा किसी न्यूक्लियस का रेडियस निकालने का फॉर्मूला है, ये रिलेशन है, r बराबर 0 a पे, जहां r0 की वैल्यू होगा 1.2 फर्मी फेम्टोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट होता है डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की डेंसिटी होता है रो बराबर m बाय 4 बाय 3 पाई r0 पे पावर 3, ये न्यूक्लियस की डेंसिटी निकालने का फॉर्मूला है। हालांकि न्यूक्लियस की जो डेंसिटी होती है, किसी भी न्यूक्लियस की डेंसिटी कांस्टेंट होती है, वेरी नहीं करती। नेक्स्ट है आपका एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट होता है 1 mu बराबर 1 बाय 12 मास ऑफ कार्बन एटम, या 1 mu बराबर 1.66 इंटू 10 पे पावर 27 kg, या 1 mu बराबर होता है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट आपका मास डिफेक्ट का फॉर्मूला डेल्टा एम बराबर होता है जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस एम एन, ठीक है, ये होता है। नेक्स्ट आपका बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला होता है डेल्टा एम इंटू सी का स्क्वायर, जहां डेल्टा एम मास डिफेक्ट होता है, सी होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एरिया वैक्यूम। नेक्स्ट होता है एनर्जी ऑफ रेडिएशन का फॉर्मूला Q बराबर m रिएक्टेंट माइनस m प्रोडक्ट इनटू C का स्क्वायर। नेक्स्ट है आपका सेमीकंडक्टर, सबसे लास्ट चैप्टर 14 नंबर। तो सेमीकंडक्टर में आपका है थर्मोडायनामिक रिलेशन, अगर देखा जाए तो n इंटू NH बराबर ni का स्क्वायर, यानी हो जाएगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, NH हो जाएगा होल डेंसिटी, ni हो जाएगा इंट्रिंसिक डेंसिटी का स्क्वायर, इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन हो जाएगा, या यानी बोलेंगे हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, NH नंबर ऑफ होल्स, या इक्वल टू ni का स्क्वायर, ni हो जाएगा इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन। डायनामिक रेजिस्टेंस अगर देखा जाए तो R बराबर हो जाएगा डेल्टा V बाई डेल्टा I। नेक्स्ट है आपका कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी का फॉर्मूला हो जाएगा E इंटू एन इंटू म्यू प्लस NH इंटू म्यू एच, क्योंकि जो सेमीकंडक्टर में जो कंडक्टिविटी होती है वो इलेक्ट्रॉन होल्स होने की वजह से होता है। सो यहाँ पे फॉर्मूला इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में भी आएगा और होल्स के टर्म में भी आएगा। नेक्स्ट आपका रेसिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर की रेसिस्टिविटी होता है 1 बाई ई इंटू एन इंटू म्यू प्लस NH इंटू म्यू एच। नेक्स्ट है आपका हाफ वेव रेक्टिफायर, तो हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए हो जाएगा IDC बराबर I नॉट बाई पाई। हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए अगर देखा जाए तो ISC बराबर हो जाएगा 2I नॉट बाई पाई।